हरियाणा, जिसका शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर या हरि का निवास स्थान। बहुत ही आध्यात्मिक नाम है ना? लेकिन अगर हम इस तथ्य पत्र के ऐतिहासिक सेक्शन को देखें तो इसके कई प्राचीन नाम मिलते हैं, जैसे ब्रह्मावर्त, ब्रह्मोपदेश, आर्यवर्त और ब्रह्मा की उत्तरवेदी। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हम आधुनिक काल से सीधे किसी पौराणिक महाकाव्य में चले गए हों। बिल्कुल। लेकिन फिर अचानक हम 1 नवंबर 1966 की तारीख पर आकर खड़े हो जाते हैं, जब चंडीगढ़ को राजधानी बनाकर आधुनिक हरियाणा का गठन हुआ। मुझे तो ये एक ऐसी इमारत लगती है, एक ऐसी आधुनिक इमारत जिसकी नींव ब्रह्मावर्त जैसी पौराणिक ईंटों से रखी गई है। बहुत ही शानदार तुलना है ये। अब देखिए, ये जो छलांग है ब्रह्मावर्त से लेकर 1 नवंबर 1966 तक की, ये केवल समय का अंतर नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? मतलब 1 नवंबर 1966 कोई सामान्य प्रशासनिक तारीख नहीं थी, जब बस नक्शे पर एक लकीर खींच दी गई। ये उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास में एक तरह का सांस्कृतिक पुनर्जन्म था। सांस्कृतिक पुनर्जन्म। जी, इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान तो महाभारत काल से भी पुरानी है, लेकिन इसे एक स्वतंत्र आधुनिक राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित होने में सदियां लग गई। आधुनिक इकाई, और ये बात इसके भूगोल पर आते ही और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसके अक्षांश और देशांतर के भारी भरकम तकनीकी आंकड़ों को देखें, जो कि फैक्ट शीट में दिए गए हैं, और 74 डिग्री 27.8 मिनट से 77 डिग्री 36.5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत के उत्तर पश्चिम कॉरिडोर में पूरी तरह से पैक है। इसका कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का सिर्फ 1.34% है। सिर्फ 1.34%। बहुत ही छोटा सा हिस्सा। बिल्कुल। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये एक पूरी तरह से लैंडलॉक्ड या भू-अविष्ठित राज्य है। हाँ, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। और इसकी सीमाएं 5 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छूती हैं। साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और चंडीगढ़ को भी। यहीं पर भूगोल का असली खेल शुरू होता है। आप खुद सोचिए, जब कोई क्षेत्र इतने सारे अलग अलग राज्यों और विशेष रूप से दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी को छूता है, तो एक प्राकृतिक ट्रांजिट हब बन जाता है। एक चौराहे की तरह। बिल्कुल। वो एक ऐसा चौराहा बन जाता है जहां से व्यापार, संस्कृतियां और लोग लगातार गुजरते हैं। इसकी सीमाएं इसे एक तरफ राजस्थानी शुष्कता से जोड़ती हैं, तो दूसरी तरफ हिमाचल की ठंडक और पंजाब की उपजाऊ कृषि बेल्ट से। मतलब ये भौगोलिक स्थिति ही राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है। एकदम सही। और शायद यही कारण है कि इस छोटे से 1.34% हिस्से में हमें इतने भारी विरोधाभास देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में चेरापूंजी का जिक्र किया था। हाँ, वो बारिश वाला पॉइंट। तथ्य पत्र साफ कहता है कि राज्य में औसत बारिश सिर्फ 40 से 60 सेंटीमीटर होती है, तो लॉजिकली ये एक सूखा मैदानी इलाका होना चाहिए। लेकिन यमुनानगर जिले में एक जगह है छछरौली। जी, छछरौली। वहां इतनी भारी बारिश होती है कि इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। अब आप ही मुझे समझाइए कि जिस राज्य में सिर्फ 40 सेंटीमीटर औसत बारिश हो, वहां अपना चेरापूंजी कैसे हो सकता है? क्या ये भूगोल का कोई मजाक है? अरे नहीं, ये मजाक नहीं है। और यही वो बात साबित होती है कि हर छोटी जानकारी का महत्व क्यों है। अच्छा, कैसे? देखिए, औसत बारिश एक बहुत ही भ्रामक शब्द हो सकता है। जब हम छछरौली की बात करते हैं तो हमें इसके माइक्रो क्लाइमेट यानी सूक्ष्म जलवायु के तंत्र को समझना होगा। माइक्रो क्लाइमेट। हाँ, छछरौली शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। तो जब मानसून की हवाएं उस विशिष्ट भौगोलिक संरचना से टकराती हैं, तो वहां हवाओं का एक ऐसा दबाव बनता है जो बादलों को वहीं रोक लेता है। बिल्कुल, बादलों को वहीं रोक लेता है। ये भूगोल का कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि टोपोग्राफी और हवा के पैटर्न का एक परफेक्ट विज्ञान है। टोपोग्राफी की बात करें तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी करोह भी तो वहीं मोरनी हिल्स में है। जी, 1514 मीटर ऊंची। मतलब एक तरफ हमारे पास मोरनी हिल्स की 1514 मीटर ऊंची चोटी है और दूसरी तरफ जींद है, जिसे हरियाणा का हृदय कहा जाता है, जो पूरी तरह से सपाट और मैदानी है। और ये मैदानी बनाम पहाड़ी विभाजन केवल शुरुआत है। अगर आप जिलों के क्षेत्रफल को देखें तो सिरसा सबसे बड़ा जिला है, जो करीब 4,277 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हाँ, जबकि फरीदाबाद सबसे छोटा है,
सिर्फ 741 वर्ग किलोमीटर। बाप रे, फरीदाबाद और सिरसा का ये जो भारी अंतर है ना, ये मुझे सीधे जनसांख्यिकी मतलब लोगों और आंकड़ों की तरफ ले जाता है। क्योंकि क्षेत्रफल की ये कहानी तब पूरी तरह पलट जाती है जब हम इसमें लोगों को जोड़ते हैं। एकदम सही। कुल जनसंख्या है 2,53,51,462, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 2.9% है। ठीक है। अब सिरसा को देखिए, जो 4,277 वर्ग किलोमीटर का विशाल जिला है। वहां जनसंख्या घनत्व सिर्फ 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। काफी खुला खुला इलाका है। हाँ, लेकिन वो छोटा सा 741 वर्ग किलोमीटर का फरीदाबाद, वहां घनत्व 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरे बाप रे। और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा वहीं है, करीब 18 लाख से ऊपर। अगर मैं इसे एक विजुअल में ढालूं तो फरीदाबाद मानो मुंबई की एक खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन है। लोकल ट्रेन। और सिरसा एक एकदम खाली चौड़ा हाईवे। ये उपमा बहुत सटीक है। और उस लोकल ट्रेन वाले उदाहरण को अगर हम थोड़ा और डिकोड करें तो ये घनत्व केवल लोगों की स्वाभाविक भीड़ के कारण नहीं है। तो फिर किस वजह से है? ये आर्थिक पलायन और तेजी से हुए औद्योगिकरण का सीधा परिणाम है। अब देखिए, फरीदाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र दिल्ली से अपनी निकटता के कारण एक विशाल औद्योगिक केंद्र बन गया। फैक्ट्रीज और कारखाने। बिल्कुल। जब आप कारखाने लगाते हैं तो आपको मजदूरों से लेकर इंजीनियरों तक की जरूरत होती है। लोग रोजगार के लिए वहां आते हैं और वहीं बस जाते हैं। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दूसरी तरफ चरखी दादरी है, जहां वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या है, लगभग 5 लाख के करीब, क्योंकि वो अपेक्षाकृत नया और कम औद्योगिक जिला है। लेकिन जब हम इस आर्थिक पलायन और औद्योगिकरण की बात करते हैं तो शिक्षा के आंकड़े एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। वो कैसे? राज्य की कुल साक्षरता दर 75.6% है, लेकिन जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो गुरुग्राम में साक्षरता दर सबसे अधिक है, 84.7%। साइबर सिटी। हाँ, वहीं नूह, जिसे मेवात भी कहते हैं, वहां ये सबसे कम है, केवल 54.08%। ये लगभग 30% का अंतर है। और ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। गुरुग्राम और नूह के बीच का ये फासला सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का नहीं है। तो ये किस चीज का फासला है? ये विकास के असमान वितरण का मॉडल है। गुरुग्राम की 84% साक्षरता वहां के आईटी और कॉरपोरेट बूम का नतीजा है, जिसने दुनिया भर के उच्च शिक्षित पेशेवरों को अपनी ओर खींचा है। मतलब वहां एक पूरी तरह से अलग अर्थव्यवस्था काम कर रही है। बिल्कुल। जबकि नूह में अभी भी बुनियादी ढांचागत और ग्रामीण चुनौतियां बनी हुई हैं। और ये विभाजन केवल 2 शहरों के बीच नहीं है, ये जेंडर के बीच भी है। जेंडर गैप। पुरुष साक्षरता 84.06% है, जबकि महिला साक्षरता केवल 65.90% है। और अगर हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात देखें तो वो प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। 879, ये काफी कम है ना? जब मैं ये आंकड़े देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी काफी पीछे छूटा हुआ है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। साक्षरता में लगभग 18% का ये लिंग भेद और 879 का लिंगानुपात, ये कोई अलग अलग आंकड़े नहीं हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ, ये एक ही सामाजिक ताने बाने के 2 सिरे हैं। ये दर्शाता है कि राज्य ने आर्थिक रूप से तो बहुत तेजी से छलांग लगाई, लेकिन जो गहरी पितृसत्तात्मक सोच और ऐतिहासिक सामाजिक प्राथमिकताएं थी, वे उतनी तेजी से नहीं बदली। मतलब आर्थिक विकास हमेशा सामाजिक विकास के साथ कदम मिलाकर नहीं चलता। एकदम सही। ये बहुत ही गहरी बात है। आर्थिक विकास बनाम सामाजिक विकास। और मुझे लगता है कि इसी उथल-पुथल के बीच जब कोई समाज इतनी तेजी से बदलता है तो वो अपनी जड़ों को और मजबूती से पकड़ने की कोशिश करता है। अपनी पहचान को बचाने की कोशिश। शायद इसीलिए जब हम राज्य की पहचान और संस्कृति के सेक्शन में आते हैं तो इसके राजकीय प्रतीक इतने असली और एकदम जमीन से जुड़े हुए लगते हैं। देखिए, प्रतीकों का चुनाव कभी भी यूं ही रैंडमली नहीं होता। वे किसी भी राज्य की सामूहिक चेतना का आईना होते हैं। बिल्कुल। जैसे राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा पंजाबी है, जो उस भौगोलिक ट्रांजिट हब वाली बात को साबित करता है। लेकिन प्रतीकों पर गौर कीजिए। राजकीय वृक्ष पवित्र अंजीर यानी पीपल है जी। राजकीय पशु ब्लैक बक या काला हिरण है जी। पुष्प कमल है और पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन मतलब काला तीतर है। फल आम है और राजकीय खेल कुश्ती है।
मुझे तो ये देखकर मुस्कुराहट आ गई कि हरियाणा के प्रतीक सीधे तौर पर अखाड़े और खेतों से जुड़े हैं। और कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं है वहाँ। ये जीने का एक तरीका है, एक लाइफस्टाइल। बिल्कुल, ये शारीरिक बल, अनुशासन और अखाड़े की उस संस्कृति का प्रतीक है जो खेती किसानी से सीधे जुड़ी है। और वो पीपल का पेड़, वो गांव की चौपाल, पंचायत और एक सामूहिक निर्णय लेने की जगह का प्रतिनिधित्व करता है। जब गुरुग्राम और फरीदाबाद में कांच की इमारतें बन रही थीं, तब राज्य को ये याद रखने की जरूरत थी कि उसकी असली ताकत इसी मिट्टी में है। क्या बात है। लेकिन इसी मिट्टी से जुड़े राज्य ने कुछ ऐसे प्रथम काम किए हैं जो बहुत ही आधुनिक है। अच्छा, जैसे कि? मेरे सामने एक सूची है जिसमें पहली सीएनजी बस का नाम है हरियाणा उदय। हरियाणा उदय। और पहली वातानुकूलित या एसी बस का नाम है सारथी वॉल्वो। अब एक श्रोता के नजरिए से सोचूं तो कोई पूछ सकता है कि हमें इन बसों के नाम क्यों याद रखने चाहिए? ये कोई सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता तो है नहीं। ये सवाल बहुत ही वाजिब है। सतह पर तो ये सिर्फ परिवहन विभाग के कुछ रैंडम नाम लगते हैं। तो इनके पीछे की कहानी क्या है? अगर हम उस दौर के संदर्भ में सोचें जब भारत के अधिकांश राज्य अपनी टूटी-फूटी सड़कों और खटारा बसों से जूझ गए थे, तब ये राज्य सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी और वॉल्वो जैसी पर्यावरण के अनुकूल और अत्याधुनिक तकनीकों को अपना रहा था। तो मतलब वो समय से आगे चल रहे थे। बिल्कुल। सारथी वॉल्वो का सड़क पर उतरना एक स्पष्ट संदेश था कि हम केवल एक कृषि प्रधान राज्य नहीं हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं में भी अग्रणी बनना चाहते हैं। एक तरह का विजन स्टेटमेंट। जी, विजन स्टेटमेंट। और ये विजन केवल तकनीक में नहीं था, साहित्य और कला में भी था। देखिए, राज्य की पहली फिल्म थी धरती, जो 1968 में आई। 1968 मतलब राज्य बनने के सिर्फ 2 साल बाद। हाँ, प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस थे। पहली कहानी का नाम सुनिए, लड़की की बहादुरी, जिसे पंडित माधव प्रसाद मिश्रा ने लिखा था। लड़की की बहादुरी। सांगी यानी लोक नाट्य कलाकार किशनलाल भट्ट थे, जो मूल रूप से मेरठ से थे। आप इन शीर्षकों के पीछे के मनोविज्ञान को देखिए। कैसा मनोविज्ञान? झाड़ू फेरी, इसका शाब्दिक अर्थ ही है पुरानी कुरीतियों पर झाड़ू फेरना या समाज की सफाई करना। अरे वाह, मैंने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं था। और लड़की की बहादुरी, एक ऐसे समाज में जहां हमने भी थोड़ी देर पहले लिंगानुपात और महिला साक्षरता की चुनौतियों की बात की थी, वहां सबसे पहली कहानी एक लड़की की बहादुरी पर लिखी जा रही थी। मतलब ये साहित्य समाज को आईना दिखा रहा था। बिल्कुल, ये एक प्रगतिशील सोच का संकेत था। और ये सुधारवादी सोच रातों रात नहीं आई थी। तथ्य पत्र में एक और बहुत ही अहम जानकारी है जो मुझे सच में चौंका गई। वो क्या? आर्य समाज की पहली शाखा 1880 में रेवाड़ी में खुली थी। 1880। और सनातन धर्म की पहली शाखा 1886 में झज्जर में। ये डेटा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1880 और 1886 यानी 1 नवंबर 1966 को राज्य बनने से लगभग 80 साल पहले। हाँ, 80 साल का फर्क। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब राज्य का गठन हुआ तो उसे केवल जमीन का एक टुकड़ा विरासत में नहीं मिला था। तो क्या मिला था? उसे दशकों से चला आ रहा सामाजिक सुधारों और बौद्धिक मंथन का एक पूरा इतिहास विरासत में मिला था। क्या बात है। और जब आपको इतनी समृद्ध विरासत मिलती है तो उसे संभालने के लिए एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत होती है। एक प्रशासनिक ढांचे की। बिल्कुल। चलिए अब प्रशासन और राजनीतिक नींव की बात करते हैं। जब मैं इन नामों को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शतरंज के खेल का बोर्ड बिछाया जा रहा हो, या किसी नए कंप्यूटर में पहली बार कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा हो। बहुत सही कहा आपने। 1966 में आपके पास कोई पुरानी मशीनरी नहीं है, आपको सब कुछ स्क्रैच से बनाना है। संस्थाओं का निर्माण किसी भी नए राज्य के लिए सबसे जटिल काम होता है। जो पहले लोग होते हैं वे केवल कुर्सियों पर नहीं बैठते, वे नियम तय करते हैं जो आने वाले दशकों तक चलते हैं। और वे बेस कोड लिखने वाले पहले लोग कौन थे? चलिए देखते हैं। पहले मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव बीरेंद्र सिंह। पहले राज्यपाल बने धर्मवीर सिंह। और न्यायतंत्र को स्थापित करने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश थे मेहर सिंह। कानूनी ढांचा बनाने वाले पहले एडवोकेट जनरल थे आनंद स्वरूप। नौकरशाही को आकार देने वाले पहले मुख्य सचिव थे श्री स्वरूप कृष्ण। और पहले उप मुख्यमंत्री थे चांदराम। इन सभी नामों में एक वजन है। बिल्कुल, इन्होंने तय किया कि सचिवालय कैसे काम करेगा, अदालतें कैसे फैसले देंगी।
लेकिन इस पूरी सूची में एक नाम है जो शायद सबसे ज्यादा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। हाँ, और वो नाम है शन्नो देवी। वो हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी। जी, और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, तथ्य पत्र के अनुसार वो पूरे भारत में किसी भी राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। पूरे भारत में? हाँ, और वैसे विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह थे। लेकिन मैं शन्नो देवी वाली बात को उसी लिंगानुपात और पितृसत्तात्मक समाज के संदर्भ में देख रही हूँ जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। वो विरोधाभास। एक नए राज्य का पहला विधानसभा सत्र और उस पूरे सदन को, उन सारे पुरुष विधायकों को नियंत्रित कर रही हैं एक महिला। ये उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से प्रगतिशील कदम था। ये कोई सांकेतिक पद नहीं था। विधानसभा अध्यक्ष सदन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। बिल्कुल, स्पीकर की पावर सबसे ज्यादा होती है वहाँ। तो शन्नो देवी का उस कुर्सी पर बैठना पूरे समाज के लिए एक लाउड स्पीकर पर की गई घोषणा की तरह था कि इस नए राज्य में महिलाओं की जगह कहाँ होनी चाहिए। भले ही सामाजिक वास्तविकताएं जटिल थीं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ये एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित किया गया था। एकदम सही। और अगर हम उस प्रशासनिक ढांचे के आकार को देखें तो आज राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। अब एक आम श्रोता सोच सकता है कि 90 विधानसभा सीटें क्या मायने रखती हैं। 90 सीटों का मतलब है सूक्ष्म स्तर पर प्रतिनिधित्व। राज्य का क्षेत्रफल 44,000 वर्ग किलोमीटर है, राइट? हाँ। तो 90 सीटों का मतलब है कि औसतन हर 500 वर्ग किलोमीटर पर एक विधायक है। हर 500 किलोमीटर पर एक। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि फरीदाबाद के औद्योगिक मुद्दों से लेकर सिरसा के कृषि मुद्दों तक हर आवाज सदन तक पहुंचे। और ये विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का बंटवारा सिर्फ विधानसभा तक नहीं रुकता। ग्राम पंचायतों के आंकड़े देखिए, वो भी दिलचस्प है। सबसे अधिक ग्राम पंचायतें यमुनानगर में है और सबसे कम रोहतक में। ये वही ढांचा है जो उस पीपल के पेड़ के नीचे की पंचायत को एक संवैधानिक रूप देता है। क्या बात है। केवल चंडीगढ़ के सचिवालय में बैठकर नहीं चलाया जा सकता। यमुनानगर और रोहतक के पंचायतों के आंकड़े हमें बताते हैं कि प्रशासन किस तरह राज्य के अंतिम छोर तक, गांव की चौपाल तक फैला हुआ है। और इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के बुनियाद में केवल नियम कानून नहीं है, बल्कि एक लंबा संघर्ष भी है। आप शहीदी दिवस की बात कर रही हैं? हाँ, राज्य 23 सितंबर को अपना शहीदी दिवस मनाता है। यह दिन 1857 की क्रांति के नायक राव तुलाराम की मृत्यु दिवस की याद में मनाया जाता है। ये तथ्य सच में पूरी कहानी को एक सूत्र में पिरो देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, ये केवल 1966 के राजनेताओं ने नहीं बनाया था। इसके पीछे बहुत पुरानी कुर्बानियां हैं। बिल्कुल, इसके पीछे राव तुलाराम जैसे नायकों का खून और पसीना था। एक नया राज्य अपनी आधुनिक पहचान को 1857 के उस ऐतिहासिक संघर्ष से जोड़कर देख रहा है।